गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट जॉइन फार्मेसी। गाइस, जैसे कि हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 का सेशन चल रहा है, ठीक है, उसमें हमने ऑलरेडी यूनिट 1 को कंप्लीट कर लिया है। यूनिट 2 का भी जो है ना हमने कंप्लीशन कर लिया है गाइस, ठीक है। मतलब ये 5th सेमेस्टर का मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 है जो कि हमने 2 यूनिट्स को अब तक कंप्लीट कर लिया है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिट 3। उस यूनिट 3 में जो कि वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में हम इधर बात करेंगे, उसमें जो है ना एंटी अरिथमिक ड्रग्स है, ठीक है। इस यूनिट 3 का एंटी अरिथमिक ड्रग्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसमें बहुत सारे ड्रग्स हैं, उन ड्रग्स के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। इसके अंदर हमारा वेरी इंपॉर्टेंट कि ये है डाइसोप्रोमाइड फॉस्फेट, ओके, जो एक स्टार मार्क में है। डाइसोप्रोमाइड फॉस्फेट जो एक एंटी अरिथमिक ड्रग्स है, इसका हम सिंथेसाइसिस भी देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी देखेंगे, ठीक है। और इसका SAR भी देखा जाएगा। यूज साइड इफेक्ट्स तो हम सभी ड्रग्स के देखते हैं। नेक्स्ट एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स इस यूनिट में डिस्कस किया जाएगा। कोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट्स एंड ड्रग यूज्ड इन कॉन्जेक्टिव हार्ट फेलियर, ये सभी को हम इस यूनिट में देखेंगे गाइस, ओके। आज के इस सेशन में, ठीक है, आज के सेशन में हम देखेंगे गाइस एंटी अरिथमिक ड्रग्स के बारे में हम बात करेंगे। सिर्फ एंटी अरिथमिक ड्रग्स का हम इस वीडियो में बात करेंगे, मतलब जो ड्रग्स एरिथमिया को ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। एंटी अरिथमिक्स मतलब ये एजेंट्स है, ड्रग्स है। उसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कट कर देना चाहता हूँ गाइस। ये देखिए, ये हमारा ये हार्ट है, ठीक है। ये क्या है? हमारा हार्ट है। हार्ट के अंदर 4 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है। फर्स्ट वन इज़ SA नोड, के जो एक वेरी इंपॉर्टेंट नोड है। नेक्स्ट वन इज़ आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, जिसे हम AV नोड भी कहते हैं। देन बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ ब्रांचेस, पर्किंजे फाइबर्स। ये 5 एलिमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है हार्ट के रोल में, मतलब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन हो, रिलैक्सेशन हो, ये सभी करने के लिए ये 5 एलिमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, इस हार्ट हमारा जो है ना वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के ऊपर निर्भर है। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, ये सभी मैं आपको बताऊंगा, ओके। आपको ये 5 एलिमेंट्स याद रखना है। हाँ, अभी देखिएगा, ये जो हमारा हार्ट है ना, इसका काम क्या है? ये जो है ना हार्ट का काम यही है कि ये ब्लड जो है ना पंप करता है, ओके। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है थ्रू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ द अरोटा। अरोटा एक लार्ज एक वेजल है जिसके थ्रू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी को जो है ना ब्लड पहुंचता है। ये आपको समझना चाहिए। हाँ भाई, अभी ये अरिथमिया, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये जो है ना हार्ट बीट क्या है। हार्ट नॉर्मल हार्ट बीट रेट वो जो है ना गाइस 60 से लेकर 100 है। मतलब 60 से 100 बीट्स पर मिनट। एक मिनट में अगर 60 से 100 के दरमियान में अगर बीट्स होगा, ये जो हमारा है ना, ये नॉर्मल हार्ट बीट रेट है हमारा। हाँ, अभी शुरुआत होती है गाइस इससे, देखिए SA नोड, ये SA नोड इधर ऊपर की भाग में रहता है। अभी ये करता क्या है SA नोड? SA नोड का और एक नाम है, ये एक नेचुरल पेस मेकर है। देखिए गाइस, जब हमारा ब्लड ऑरिकल्स पर होता है, मतलब ऊपर की भाग में होता है, तब उसको नीचे जाना ही जाना है। नीचे जाना है ना, जाना है नीचे, मतलब वेंट्रिकल्स के अंदर पहुंचना है। वेंट्रिकल से ही वो जो है ना अरोटा से ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी को पहुंचेगा। हाँ, अभी ये ऑरिकल से वेंट्रिकल्स को पहुंचना है ना, वो पहुंचेगा विद द हेल्प ऑफ द SA नोड। SA नोड हेल्प करेगा, मतलब बिगिन्स, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बिगिन होता ही SA नोड से है, आपको समझना है कि SA नोड हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, और ये पुश करता है ब्लड को वेंट्रिकल्स में। ये जो है ना, ये वेंट्रिकल्स है, SA नोड क्या करता है? पुश करता है। इसके सिग्नल्स जनरेट होने के कारण ब्लड जो है ना वेंट्रिकल्स के अंदर पुश हो जाता है। इतना आपको याद रखना है गाइस। हाँ, नेक्स्ट अब बात ये याद रखिए, SA नोड के बाद में हमारा आता है AV नोड, जिसे हम आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। ये क्या करता है? ये जो है ना सिग्नल ट्रैवल्स करता है टू AV नोड को, ठीक है। AV नोड को जो है ना सिग्नल ट्रांसफ़र करता है। और एक बात आपको याद रखना है, देखिए ब्लड जो है ना ये वेंट्रिकल्स के अंदर थोड़ी देर तक स्टोर रहता है, ओके। थोड़ी देर तक स्टोर रहता है, वो स्टोर विद द हेल्प ऑफ दिस AV नोड के द्वारा स्टोर रहता है गाइस।
देन जो है ना AV नोड फिर से एक्टिवेट हो जाता है, मतलब उनमें फिर से इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द बंडल ऑफ हिस हो या पर्किंजे फाइबर्स। ये सभी जो है ना इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है, ये आपको दिख रहा है ना येलो कलर का एक नर्व जैसा, ये सभी ये क्या है, पर्किंजे फाइबर्स है। ये क्या करेंगे, ब्लड को सेंस कर कर ब्लड को पुश कर देंगे, मतलब ब्लड को जो है ना इधर अंदर भेज देंगे। ठीक है, आप देख रहे हो, देखो ब्लड इधर पहुंच गया है, देखो मतलब वेंट्रिकल से ओके अरोटा में पहुंच गया है। अभी ये वेंट्रिकल से ब्लड जो है ना लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी को ब्लड चले जाता है विद द हेल्प ऑफ द अरोटा, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है ना लंग्स के अंदर चले जाता है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है ना वो लंग्स के अंदर चले जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है ना वो अरोटा से थ्रू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी पर चले जाता है। और आपको एक और बात याद रखना है, ये देखिए ये हमारा जो है ना खाइमोग्राफ है, मतलब ये एक ECG का एक पैटर्न है जिसमें आपको मैं ये बताना चाहता हूँ P, ये जो आपको दिख रहा है ना P वाला, ये P वाला ये है हमारा SA नोड, ठीक है, SA नोड जहाँ से कॉन्ट्रैक्शन होता है, इनिशियल स्टेप। नेक्स्ट ये जो हमारा Q है ना, इसको जो है ना हम AV नोड कहते हैं, मतलब जहाँ पर रेस्ट होता है ब्लड जो है ना वेंट्रिकल्स में, मतलब वो जो रेस्ट प्लेस में रहते हैं उसको हम Q कहते हैं। ठीक है, R और S जो है ना गाइस, ये ब्लड पंप होता है, मतलब ब्लड को जो है ना हम पंप करते हैं विद हेल्प ऑफ द पर्किंजे फाइबर्स, बंडल ऑफ फाइबर से जो है ना ब्लड को पंप किया जाता है वेंट्रिकल से, ये लेफ्ट और राइट पार्ट ऑफ द ऑरिकल, मतलब राइट से जो है ना ब्लड आपके लंग्स के अंदर जाएगा और लेफ्ट से जो है ना अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये जो है ना ये R और S को डिनोट करता है। ठीक है, ये जो है ना R और S को डिनोट करता है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। लास्ट का ये जो हमारा T, ये T वाला, ये क्या ECG पैटर्न है, ये T वाला जो आपको दिख रहा है ना गाइज, इसमें ये जो है ना ये वेंट्रिकल्स को फिर से रिकवर करता है, मतलब जब ब्लड खाली हो जाता है वेंट्रिकल से, ओके, मतलब खाली मतलब ये बाहर चले जाता है, हाँ, उस वेंट्रिकल को फिर ब्लड से भरा जाता है, उसको जो है ना T से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है गाइस, ये समझ में आ रहा है आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर इस पैटर्न में कोई गड़बड़ हो गया, ये जो ब्लड आना जाना हो गया या कॉन्ट्रैक्शन इस तरह का P हो या Q हो या R हो या S हो या T हो, इसमें अगर किसी भी तरह का एक मिसयूज़ मतलब मिसफंक्शन हो गया तो उसे हम कहेंगे अरिथमिया। क्या कहेंगे? अरिथमिया। ओके, अरिथमिया के अभी दो क्लासिफिकेशन, दो इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा आगे। आप इतना बेसिक याद रख लीजिए, एक चीज़ है टेकीअरिथमिया और टेकीकार्डिया, और एक ब्रैडीअरिथमिया और ब्रैडीकार्डिया। अभी टेकीअरिथमिया में होता क्या है गाइस, टेकीअरिथमिया में आपका जो है ना हार्ट बीट ज़्यादा पंप करने लगेगा। ब्रैडीअरिथमिया में क्या होता है, मतलब ब्रैडीकार्डिया में आपका हार्ट जो है ना, मतलब ये हार्ट के जो मसल्स है ना, कॉन्ट्रैक्शन पीरियड है ना, ये जो है ना आपका कम हो जाएगा। नॉर्मल मतलब 60 से 100, अगर 100 के ऊपर चला गया 120, 130, 140, 150, 160, उसको हम टेकीकार्डिया बोलेंगे, मतलब टेकीअरिथमिया, ज़्यादा पंप होना ब्लड, ज़्यादा हार्ट रेट होना। ब्रैडीअरिथमिया और ब्रैडीकार्डिया मतलब ये 60 से 100 के अंदर, 60 के अंदर, जैसे 45, 40, 30, ठीक है, इस तरीके से पंप होना, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रैडीअरिथमिया और ब्रैडीकार्डिया। इसको आपको याद रखना है गाइस। ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है ना, ये ग्राफ ये है ना, ये हमारा ऐसे समझो कि ये हमारा हार्ट है। क्या है? हमारा हार्ट है। अभी हार्ट किस तरीके से काम करता है, आपको एक बात याद रखना है गाइस, सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम ये मेजर एलिमेंट्स है, ये मेजर एलिमेंट्स है हमारे बॉडी के अंदर, जो कंडक्शन मैकेनिज्म करते हैं, मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इन्हीं के द्वारा होता है बॉडी के अंदर। ब्लड प्रेशर जो कहते हैं ना, पूरा का पूरा हार्ट जो डिपेंडेंट है ना, ये इन्हीं 3 एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट, दैट इज सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम। एक बात याद रखना है आपको। देखिए गाइस, सबसे पहले इनिशियल होता क्या है, देखिए होता क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ना -60 MV, मतलब ये -60 MV होते क्या है, -60 MV जब ये रेस्ट पोजीशन पर होता है, ठीक है, रेस्ट पोजीशन। अभी जब सोडियम, ये देखिए ये सोडियम है, सोडियम बाहर फेज में, मतलब आउटसाइड मेम्ब्रेन के बाहर है, ओके, जब भी जो है ना ये -60 MV रहता है। जब वो सोडियम अंदर आता है विद द हेल्प ऑफ द सोडियम गेटेड आयन चैनल्स, सोडियम आयन चैनल्स के द्वारा जब सोडियम अंदर आता है, तभी होता क्या है गाइस, ये जो है ना
हमारा डीपोलराइज हो जाता है। क्या हो जाता है? डीपोलराइज। जी डीपोलराइज मतलब जो है ना इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का जनरेट होना, और जो है ना हमारा ग्राफ ऊपर चला जाएगा, डीपोलराइज हो जाएगा। कभी जब सोडियम अंदर आएंगे तब। अभी एक आपको पता है गाइस, जब सोडियम अंदर आएगा ऑटोमेटिकली पोटेशियम क्या होगा? पोटेशियम बाहर चले जाएगा। जब सोडियम अंदर आएगा तो थोड़ा बहुत अमाउंट का कैल्शियम में जो है ना अंदर आएगा, कैल्शियम में जो है ना वो अंदर सेल के अंदर आएगा। ओके, स्पॉन्टेनियसली तब क्या होगा? अगर सोडियम अंदर आ गया तो जो है ना हमारा ये डीपोलराइजेशन हो जाएगा, कैल्शियम अंदर आ जाएगा तो डीपोलराइजेशन हो जाएगा। जब पोटेशियम बाहर चले जाएगा उसको हम रीपोलराइजेशन कहते हैं। मतलब वो हमारा कंडीशन फिर से कैसा था उसी तरीके से आ गया। ओके, उसी तरीके से आ गया। ओके, आपको एक बात याद रखना है गाइस, सोडियम जो है ना वो बाहर जाता है। ओके, सोडियम अगर ज़्यादा बाहर चलेगा, मतलब सोडियम अगर ज़्यादा अंदर आ गया, बहुत कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा प्रभावक हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा अगर सोडियम अंदर आ गया तब उस कंडीशन को हम टैकीकार्डिया कहते हैं। ओके, एक बात याद रखिए, अगर पोटेशियम कम अमाउंट में बाहर जा रहा है, बहुत ही कम अमाउंट में, ओके, तभी वो कंडीशन क्या है? हमारा टैकीकार्डिया। मतलब इधर हो क्या रहा है? सोडियम जो है ना ज़्यादा अमाउंट में बाहर जा रहा है, हमको सोडियम ज़्यादा अमाउंट में अंदर आ रहा है, सेल के अंदर आ रहा है, पोटेशियम कम अमाउंट में बाहर जा रहा है। ये टैकीकार्डिया कंडीशन है। एक बात आपको याद रखना है, अगर यही सोडियम अगर कम चले गया, पोटेशियम ज़्यादा बाहर चले जा रहा है, तभी उसको हम क्या कहेंगे? ब्रैडीकार्डिया और ब्रैडीअरिथमिया। पोटेशियम मेनली डिपेंडेंट है आपके हार्ट को रिलैक्स करने के लिए, सोडियम डिपेंडेंट है आपके हार्ट को पंप करने के लिए। मतलब बीपी बढ़ाने के लिए सोडियम, बीपी को घटाने के लिए पोटेशियम। एक बेसिक प्रिंसिपल आपको याद रखना है। आपने जैसे कि डायूरेटिक्स में पढ़ा ही होगा, हम क्या करेंगे? सोडियम को रिटेंशन होने से बचाएंगे, मतलब सोडियम को हमको बाहर निकालना है, तभी हमें डायूरेटिक्स के प्रिंसिपल पर काम कर सकेंगे। सोडियम का काम क्या है? डायूरेटिक्स का काम क्या है? सोडियम और वाटर दोनों को बॉडी से बाहर निकालना। अगर सोडियम वाटर दोनों बाहर चले गए तो बीपी क्या होगी? आपकी डिक्रीज़ होगी, हाई बीपी जो है ना वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ये समझ में आ रहा है बात? हाँ गाइस, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ के चलना है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, आपके आगे एंटी एरिथमिक्स में हम पढ़ेंगे। तो गाइस, आपने सब कुछ समझ ही लिया होगा, तो अभी मतलब इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, जो बेसिक थ्योरी है जो एग्ज़ाम के लिए चाहिए वो हम देखेंगे। जो मैंने पहले ही आपको कहा है, मतलब जो पहले बताया है मैं आपको, अगर वो आप ध्यान से 100% अगर लिसन कर लिए तो डेफिनेटली आई एम टेलिंग आपको मतलब आगे मज़ीद ज़रूरत नहीं है कि समझने की, ठीक है, वो बस काफ़ी है। उसी को हम इस थ्योरी पार्ट में डिस्कस करेंगे। गाइस, arrhythmias may occur due to abnormalities in the normal rhythm of the heart causing irregularities in the heart rate। मतलब हार्ट रेट के अंदर इरेगुलर होना, उसी को हम अरिथमिया कहते हैं। यस ए जो है सिनो आर्ट्रियल नोड प्रेजेंट इन द राइट आर्ट्रियल will act as the main pacemaker which initiates the impulse। मैंने कहा था आपको पेसमेकर, इम्पॉर्टेंट पेसमेकर जो नेचुरल पेसमेकर है वो हमारे एस ए नोड है, वही इनिशियल स्टार्ट करता है सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना, मतलब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन को फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल यही एस ए नोड है। एनी abnormality in the rhythm of heart may hinder the formation as well as conduction of the impulse to the heart। अगर कुछ भी थोड़ा बहुत भी abnormal हो गया तो हार्ट का प्रॉब्लम आ जाएगा, मतलब रिदम में इम्बैलेंस हो सकता है। दिस abnormality, यही abnormality को हम क्या कहते हैं? अरिथमियास कह के बुलाते हैं। गाइस, कार्डियक अरिथमियास, अभी ये देखिए, ये हमारा जो है नॉर्मल हार्ट है जिसमें साइनस नोड और नॉर्मल इलेक्ट्रिकल पाथवेज चल रहे हैं। ओके, सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। यही एक और आपको फिगर दिख रहा होगा, उसमें आर्ट्रियल फिब्रिलेशन, मतलब ये देखिए इसमें जो है ना आर्ट्रियल फिब्रिलेशन इम्पल्सस, मतलब इम्पल्सस इरेगुलर होकर जनरेट हो रहे हैं। ओके, और सिग्नल्स भी सीधा तरीके से नहीं मिल रहे हैं, जब सिग्नल्स मिलना है तभी नहीं मिल रहे, उसको हम कार्डियक अरिथमियास कहते हैं। मतलब वो कंडीशन अगर अरिथमिया हो तो वो दो प्रकार के होते हैं, मैं आपको बताऊंगा वो दो प्रकार। देखिए गाइस, फर्स्ट वन, वो नॉर्मल हमारा हार्ट रेट आपको पता है दैट इज 60 to 100 बीट्स। देन अ हार्ट बीट दैट इज टू फास्ट, उसको हम कार्डियक टैकीकार्डिया कहते हैं, टैकीकार्डिया। अगर वो हार्ट बीट टू स्लो हो गया तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्रैडीकार्डिया। ये आपको याद रख के चलना है गाइस। नेक्स्ट, ये हमारा देखिए ईसीजी पैटर्न है। ये क्या है? ईसीजी पैटर्न। ये हमारा पी वे है, जो पी वेव, ये हमारी ये वेव है, मतलब ये डीपोलराइजेशन है। आपको डीपोलराइजेशन क्या वो भी मैं आपको समझाऊंगा। इससे पहले आप ये देखिए,
डीपोलराइजेशन मतलब जो है ना, डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन। ओके, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, जब ब्लड अंदर आता है मतलब वेंट्रिकल्स, ऑरिकल से जब वेंट्रिकल्स में आता है विद द हेल्प ऑफ द साइनस नोड, तभी हमारा जो है ना डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ओके, उसको हम जो अंदर आता है ना उसको हम क्या कहते हैं गाइज, उसको जो है ना पी वेव है वो। ओके, देन पी से क्यू मतलब ब्लड जो है ना स्टॉप हो जाता है। किधर स्टॉप होता है? ब्लड इधर वेंट्रिकल्स में रेस्ट पोजीशन में रहता है, उसको हम क्या कहते हैं गाइज, वो है हमारा क्यू वेव्स। ओके, ये है हमारा क्यू वेव्स। देन जो है ना आर और एस वेव्स, पी आर एस, ये जो है ना एक लॉन्ग तरीके से एक आर और एस जो कॉम्प्लेक्स दिखा रहा है ना क्यू आर एस, ये है हमारा, ये भी एक जो है ना हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स, मतलब ये भी एक डीपोलराइजेशन स्टेट है। अभी वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे, मतलब ये जो जब इधर ब्लड रहेगा वेंट्रिकल्स के अंदर, जब ये ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे मतलब पंप करेंगे, ओके, लेफ्ट आर्टरिया से मतलब ये लेफ्ट अरोटा से थ्रू आउट द पार्ट ऑफ द बॉडी, और लेफ्ट अरोटा से थ्रू आउट द पार्ट ऑफ द बॉडी, राइट अरोटा से जो है ना ब्लड को लंग्स के अंदर भेजा जाएगा। मतलब समझ रहे हो ना आप? हाँ, ये देखिए जो है ना ये प्रोसेस कभी होता है, ये प्रोसेस जो है ना क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स पर, मतलब क्यू आर एस वेव इसको जनरेट करता है। किस तरह से हो रहा है ये, मतलब ये अगर सबसे ज़्यादा अगर चले गया तो जो है ना हमारा वेंट्रिकुलर पंप, मतलब जो क्यू आर एस पंप है वो ज़्यादा हो रहा है। अगर ये छोटा हो गया तो जो है ना हमारा वेंट्रिकुलर पंप कम हो रहा है। अगर कम हो गया तो उसको हम ब्रेडिकार्डिया करेंगे, मतलब ब्रेडिकार्डिया। अगर ज़्यादा हो गया मतलब ये क्यू आर एस ज़्यादा हो गया तब उसको हम टेकिकार्डिया कहेंगे। समझ रहे हो ना? और ये टी का माना क्या है गाइज? टी वेव ये डिनोट करता है कि ये फिर से रिकवर होना वेंट्रिकल्स के अंदर। अभी ब्लड जैसे पंप करेगा वेंट्रिकल्स, मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा ब्लड बाहर चले जाएगा, फिर ब्लड जो है ना रिकवर होना है वेंट्रिकल्स के अंदर। फिर ब्लड जो है ना मतलब जो ऑरिकल्स के अंदर ब्लड था वो वेंट्रिकल्स के अंदर आकर फिर से जो है ना वो रिकवर होना है, फिर से वो साइकिल हमारा चलते रहना है। वही ये है, ये जो है हमारा ये है टी वेव। ये क्या है हमारा? रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, रीपोलराइज होना। इधर रीपोलराइज का माना ये है मतलब रिकवर होगा। डीपोलराइजेशन का माना ये है कि कॉन्ट्रैक्शन होना। रीपोलराइजेशन मतलब फिर से एक बार जो है ना वो ब्लड भर जाना, ब्लड फिर से जो है ना वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाना, उसको हम रीपोलराइजेशन कहते हैं। और जो है ना सिर्फ पोलराइजेशन मतलब रेस्ट पोजीशन को हम पोलराइजेशन कहते हैं। इस आपको समझ के चलना। ये देखिए हमारा क्यू आर एस पैटर्न, ओके, इसके पी के अंदर आर्टेरियल डीपोलराइजेशन कहते हैं हम। क्यू आर एस ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन है जहाँ पर ब्लड हमारा पंप होता है। टी ये जो है ना वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, मतलब वेंट्रिकल्स में फिर से जो है ना पोलैरिटी आ जाए, मतलब पोलराइजेशन होता है उसमें जो है ना फिर से ब्लड जो है ना फिल होता है, उसको हम रीपोलराइजेशन कहते हैं। कॉजेस देखिए, अरिथमिया मेन कॉजेस क्या है अरिथमिया के? अंडरलाइंग हार्ट डिसीज़ हो, थायराइड डिसीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट वॉल्व प्रॉब्लम, ये में इंपॉर्टेंट कॉज है। इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई, जिसमें मतलब हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो, ओके, वो पेशेंट जिसमें हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन लेस देन 12 हो तब भी ये कंडीशन आने के चांसेस है। एसिडोसिस में, अल्कोलोसिस, हाइपोकैलेमिया के अंदर भी जो है ना इस तरीके का अरिथमिया कंडीशन दिख सकता है आपको। दे मे ऑल्सो बी प्रिसिपिटेड इन द पेशेंट रिसीविंग डिजिटैलिस थेरेपी। डिजिटैलिक एक कार्डियोटॉनिक है, ओके, उस थेरेपी लेते वक्त में भी आपको जो है ना इस प्रकार के साइड इफेक्ट को झेलना पड़ता है। मतलब कॉजेस है ये डिजिटैलिस का कंज्यूम करना, वो किसे कॉज है? दैट कॉज फॉर द अरिथमिया। देन समटाइम्स इट मे ऑल्सो अकर ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टल फाइबर्स। मायोकार्डियम मतलब हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होने से, हार्ट के फाइबर्स अगर ज़्यादा हो गए तब भी ये जो है ना अरिथमिया की कंडीशन आपको दिख सकती है। नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करें तो गाइस सिम्टम्स जो है ना सभी को आपको सिम्टम्स मतलब ये कार्डियक अरिथमिया के सिम्टम्स है क्या? इसके अंदर पाल्पेशंस होता है, फ्लटरिंग सेंसेशन चेस्ट, देन स्किपिंग ऑफ हार्ट बीट आपका स्किप होने लगता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग ड्यू टू पुअर ऑक्सीजन सप्लाई, चेस्ट पेन होने लगता है, और पेशेंट इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम द डिजीनेस, उसे चक्कर आने लगता है। ये सभी जो है ना एक सिम्टम है। आप किस तरह से पहचान सकते हैं कि आपको जो है ना अरिथमिया है? देन क्लासिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ दिस एंटी अरिथमिया, मतलब हम अरिथमिया को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स देते हैं ना उसको हम क्या कहते हैं? एंटी अरिथमेटिक्स और एंटी अरिथमिक ड्रग्स कहते हैं। उसके अंदर सबसे वन जो है ना वो क्लास 1 क्लासिफिकेशन है, उसको हम सोडियम चैनल ब्लॉकर्स कहते हैं। नाम ही बता रहे हैं कि सोडियम को ब्लॉक करने वाले। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था अगर सोडियम ज़्यादा अंदर आ गया
तो हमारा क्या होगा, हार्ट बीट ज़्यादा होगा। ओके, अगर सोडियम नहीं आया तो हार्ट बीट कम होगा। अगर मतलब हमको ये पता चल जाता है कि इधर सोडियम का और पोटेशियम का दोनों का इक्विलिब्रियम में रहना है, ठीक है, तभी जो है ना हमारा हार्ट एक्यूरेट होके बीट करेगा, वरना इसमें फ्लक्चुएशंस हो गया तो डेफिनेटली अगर एक आपको टेकिकार्डिया से झेलना पड़ेगा या आपको ब्रेडिकार्डिया से झेलना पड़ेगा। गाइस बात करते हैं हम, दे हैव अ मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग और एनेस्थेटिक इफेक्ट ऑन सेल्स दैट इज़ मायोकार्डियल। मतलब ये सोडियम चैनल ब्लॉकर से करते क्या हैं, ये जो है ना स्टेबलाइज करते हैं मेम्ब्रेन को। ओके, हेंस ये फिर एक अंडर क्लासिफिकेशन के अंदर क्लासीफाई है, दैट इज़ क्लास 1A, क्लास 1B, क्लास 1C ड्रग्स आर यूज्ड। क्लास 1A के अंदर होता क्या है गाइस, ये देखिए, ब्लॉक्स द सोडियम चैनल एंड स्लो फेज ओ डिपोलराइजेशन। मतलब फेज 0 डिपोलराइजेशन करते क्या है, मतलब सोडियम को ब्लॉक कर देते हैं। ओके, ब्लॉक द सोडियम चैनल। अगर सोडियम ब्लॉक हो गया तो सोडियम अंदर नहीं आएगा। अगर सोडियम अंदर नहीं आएगा तो क्या होगा गाइस, डीपोलराइजेशन नहीं होगा, मतलब स्लो हो जाएगा डीपोलराइजेशन। और ये जो है ना सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है बस, जैसे कि 8 सेकेंड हो या 10 सेकेंड, उतना ही। अगर इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, क्यूनिडिन, प्रोसाइनामाइड, ओके, डाइसोप्रोमाइड, ये सभी जो है ना एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट एक स्ट्रक्चर्स आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर्स देखिए, हम इसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में, थोड़ा बहुत मतलब ब्रीफ में हम पढ़ेंगे आगे इसके बारे में। इसका मतलब हमको सब कुछ पढ़ना है, सिंथेसाइजेस और सब कुछ। नेक्स्ट क्लास बी, दीज ड्रग्स ऑल्सो इफेक्ट द सोडियम चैनल्स इन बोथ एक्टिवेटेड स्टेट्स बट दे शॉर्टन फेज 0 रिपोलराइजेशन। ओके, ये भी जो है ना कैल्शियम को ब्लॉक कर देते हैं, कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर देते हैं, और ये करते क्या है, शॉर्ट कर देते हैं पीरियड को, मतलब कॉन्ट्रैक्शन को कम कर देते हैं। एग्जाम्पल लिडनोकेन, मैक्सिलेटिन एंड टोकेडेन। ओके, ये आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, बिल्कुल घबराइए मत, स्ट्रक्चर्स को फिर एक से हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट का इज 1C, दैट इज क्लास 1C, जो हमारा सोडियम चैनल ब्लॉकर है, ये सब क्लास है। दीज ड्रग्स दे विल ब्लॉक द सोडियम चैनल विथ मार्केटेड स्लोइंग ऑफ फेज 0 डिपोलराइजेशन। सेम आपको वही सब कुछ याद रखना है, मतलब ये होता क्या है, स्लो कर देते हैं डिपोलराइजेशन को। ओके, अगर जाहिर से बात है भाई, अगर यस ट्रांसपोर्ट ना हो सका तो होगा क्या, डिपोलराइजेशन का कम होगा। कि दे मार्केटेडली डिले कंडक्शन ऑफ प्रोलॉन्ग PR ब्रोडन QRS कॉम्प्लेक्स बट हैव वेरिएबल इफेक्ट ऑन द एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन। QRS का कब ज़्यादा होता है, QRS क्यों देखिए कैसे आपको बता देता हूँ मैं, समझ के चलिए। देखिए ये जो है ना QRS, ये अगर सोडियम का अंदर आना ज़्यादा हो गया तब ये QRS जो है ना ऊपर चले जाएगा, बहुत ऊपर चले जाएगा। अगर सोडियम ही अंदर नहीं आ सका, ओके, ड्यू टू दिस सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, तभी ये QRS का डिपोलराइजेशन नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो कार्डियक अरिथमिक कंडीशन में जो है ना वो नॉर्मल हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा दैट इज क्लास 2 एंटी अरिथमिक ड्रग्स, वो है बीटा ब्लॉकर्स। सी इट इंक्लूड बीटा एड्रेनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग ड्रग्स। ये ड्रग्स क्या करेंगे, बीटा एड्रेनो रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे जो हार्ट मसल्स में मौजूद रहते हैं। ओके, दे डिक्रीज द मायोकार्डियल रिस्पॉन्स टू एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू ब्लॉक बीटा रिसेप्टर ऑफ द हार्ट। ये करते क्या है गाइस, ये देखिए कार्डियक अरिथमिया को इस तरीके से रोकते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, बीटा ब्लॉकर्स, ये जाकर ब्लॉक कर देते हैं क्या, बीटा एड्रेनो रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। अगर बीटा एड्रेनो रिसेप्टर ब्लॉक हो गया तो क्या होगा, आपका कार्डियक अरिथमिया का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। मतलब ये जो है ना, ये ज़्यादा हार्ट बीट होना, मतलब अधिक मात्रा में हार्ट बीट होना जो हम टेकिकार्डिया कहते हैं, और कम मात्रा में हार्ट बीट होना जिसको हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, ये प्रॉब्लम से आपको भागना पड़ेगा, मतलब छुटकारा मिल जाएगा। ये है हमारे एग्जाम्पल्स, प्रोपेनोलॉल, इस्मोलॉल, ओके, मेटोप्रोलॉल, सोटोलॉल, टिमोलॉल, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं। ओके, ये स्ट्रक्चर्स है। नेक्स्ट आपको बताऊंगा मैं, स्ट्रक्चर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लास 3 ये हमारा पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स है। नाम के अंदर ही पता चल रहा है ये क्या करते हैं गाइस, ये पोटेशियम को ब्लॉक कर देते हैं। दिस क्लास ऑफ ड्रग्स प्रोलॉन्ग रिपोलराइजेशन, prolongs refractory period and increase the ventricular fibrillation threshold. These drugs are in the general potassium channel blockers. मैंने आपको कहा था गाइस, देखिए सोडियम का अंदर आना जो है ना वो क्या करता है, हमें सोडियम का अंदर आना गाइस, सोडियम अंदर आ गया तो डीपोलराइजेशन ज़्यादा होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा।
पोटेशियम अगर बाहर चला गया, अगर ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम बाहर चला गया तो क्या होगा, रीपोलराइजेशन होगा। मतलब रीपोलराइजेशन मतलब क्या होगा, रिलैक्सेशन। मतलब ब्रैडीकार्डिया के तरफ ज़्यादा वो पेशेंट चले जाएगा अगर पोटेशियम बाहर ज़्यादा मात्रा में चले गया। तभी ये लोग क्या करते हैं, मतलब ये पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, ये पोटेशियम को ज़्यादा मात्रा में बाहर जाने नहीं देते। ओके, ये ब्लॉक कर देते हैं पोटेशियम को बाहर जाने से। अगर पोटेशियम बाहर जाना बंद हो गया तो क्या होगा, उसका मतलब वो, अगर जाहिर सी बात है भाई, अगर पोटेशियम ज़्यादा बाहर जा रहा है तो मसल्स जो है ना रिलैक्स हो रहे हैं। अगर मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं मतलब ब्रैडीकार्डिया कंडीशन हो रहा है, हार्ट बीट स्लो हो रहा है आपका। अगर हम इसको ब्लॉक कर दें तो बाहर पोटेशियम नहीं जाएगा, हार्ट बीट कंडीशन आपका डिक्रीज नहीं होगा। ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल्स अमायोडेरिन और बिथैलिनियम। क्लास 4 कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, इसके बारे में तो हमने खूब पढ़ा है एंटी हाइपरटेंसिव में। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ये करते क्या है, ये ब्लॉक कर देते हैं कैल्शियम को, जिससे हमारा हार्ट बीट जो है ना वो अप्स एंड डाउन्स है जो भी है उसको जो हम कम कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स वेरापेमिल और डिलिटाजियम। ओके, देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फर्स्ट हम बात करेंगे किसका, फर्स्ट क्लास 1 एंटी अरिथमिक ड्रग्स। वो कौन सा है गाइस, दैट इज सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। अभी इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दैट इज सोडियम चैनल ब्लॉकर्स करके उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो गाइस, दीज एजेंट्स ब्लॉक द स्पेसिफिक चैनल्स एंड डिक्रीज द थ्रेशोल्ड फॉर एक्साइटेबिलिटी। ये चैनल को ब्लॉक कर देते हैं और एक्साइटेबिलिटी, थ्रेशोल्ड एक्साइटेबिलिटी डिक्रीज कर देते हैं। इट डिक्रीजेस कंडक्शन वेलोसिटी इन फास्ट रिस्पॉन्स टिश्यूज एंड इंक्रीजेस QRS ड्यूरेशन। मतलब घूम फिर के वही ये करते क्या है भाई, ये जो है ना ये डीपोलराइजेशन को कम कर देते हैं। These drugs also inhibit triggered activity arising from delayed after depolarization। मतलब ये इनहिबिट कर देते हैं ट्रिगर्ड एक्टिविटी। ट्रिगर्ड एक्टिविटी मतलब ये डीपोलराइजेशन को, ज़्यादा डीपोलराइज होना मतलब ज़्यादा सोडियम अंदर आना। अगर अधिक मात्रा में सोडियम अंदर आ गया तो क्या होगा भाई, अरिथमिया कंडीशन हो जाएगा। अगर सोडियम का हम रोक देंगे तो एंटी अरिथमिक काम कर रहा है ना उधर, अगर रोक रहे हैं मतलब उतना ही आपको याद रखना है। ये डाइसोप्रोमाइड फॉस्फेट है। दिस ड्रग शोज सिमिलर कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल एक्टिविटी दैट विद क्विनिडिन एंड प्रोसाइनामाइडिन, हेंस इट इज़ यूज्ड एज सब्सटीट्यूट की तरह यूज़ किया जाता है। ये जो कि वेंट्रिकुलर कार्डिया के अंदर फिब्रिलेशन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो गाइज ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द डाइसोप्रोमाइड। ये हमारा स्ट्रक्चर है किसका, डाइसोप्रोमाइड फॉस्फेट का। डाइसोप्रोमाइड फॉस्फेट जहाँ 2 बेंजीन रिंग अटैच है। ओके, 2 बेंजीन रिंग आपको दिख रहेगा, ये है हमारे 2 बेंजीन रिंग और ये जो है ना हमारा एक ये चेन है, अल्काइल चेन है और ये नाइट्राइल ग्रुप्स भी इधर अटैक है। SAR जब पढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊंगा सिंथेसाइज किस तरीके से सिंथेसाइज किया जाता है। सिंपल, जब बेंजाइल साइनाइड को 2-क्लोरोपाइरिडिन के साथ रिएक्ट करा जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम नाइट्राइल तो हमें फिनाइल एसीटोनाइट्राइल मिलेगा। ओके, जस्ट हमको करना क्या है, इसको ये बेंजीन और ये बेंजीन दोनों को मिला देना है विद हेल्प ऑफ द CN के तहत। देन हमको सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्ट करना है एक कॉम्प्लेक्स लेके, तभी हमको क्या फॉर्म होगा, 4-डाइआइसोप्रोपाइल अमाइनो 2-फिनाइल ब्यूटाइल नाइट्राइल, एक रिंग फॉर्म हो जाएगा। अब ये देखिए कितना सिमिलर स्ट्रक्चर है। इधर आपको CN है, 2 बेंजीन है, CN है, 2 बेंजीन है, एक बेंजीन मतलब हेटेरोसाइक्लिक बेंजीन है। ठीक है, आपको करना क्या है, ऐड इस CN के आगे वाले रस्सी पर मतलब CN के आगे वाले भाग पर आपको CH2CH2NiPr2 को ऐड करना है, ख़त्म। जब इसको आप रिएक्ट करेंगे तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और H3PO4 के साथ, तभी आपको जाकर डाइआइसोप्रोमाइड फॉस्फेट मिल जाएगा। डाइआइसोप्रोमाइड फॉस्फेट भी कितना मिलता है देखिए स्ट्रक्चर के साथ। जस्ट आपको एक बात गौर करना है, CN की जगह आपको H2NOC लगाना है। इधर जो है ना आपको सेम, इधर आपको सेम दिख जाएगा, उसके साथ में जो है ना H3PO4 आपको लगाना है, ये आपको लगा देना है, ख़त्म। इतना अगर आप कर देंगे तो आपको डाइसोप्रोमाइड फॉस्फेट का सिंथेसाइज मिल जाएगा। और इट इज़ यूज्ड इन द, आपको याद रखना है बस, ये जो है ना डाइसोप्रोमाइड किसके अंदर इस्तेमाल होता है। ओके, इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट द एंटी अरिथमिक एजेंट्स। एक एंटी अरिथमिक एजेंट्स है और ये जो है ना ये ट्रीट करता है सस्टेन वेंट्रिकुलर को और सुप्रा वेंट्रिकुलर अरिथमियास को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है गाइस। ओके, अगर हम इसकी SAR की अगर बात करें तो देखिए गाइस, ये जो बेंजीन रिंग आपको दिख रहा है मतलब सब्सटीट्यूटेड फिनॉल्स आपको ऊपर दिख रहा है,
वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बगैर एक्टिविटी नहीं होगी, ये आपको याद रखना। और CONH2 मतलब ये नाइट्राइल सेकेंडरी अमाइड्स जो आपको दिख रहे हैं उसके बगैर भी जो है ना एक्टिविटी नहीं होगी एंटी अरिथमिया की। देन स्मॉल लाइपोफिलिक रेसिड्यू भी आपको ऐड करना है, स्मॉल लाइपोफिलिक रेसिड्यू। स्मॉल लाइपोफिलिक रेसिड्यू ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी दिखाने के लिए। ये सभी इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें एक ज़र्रा भी अगर मिस हो गया मतलब इधर उधर हो गया तो जो है ना आपका एक्टिविटी, वो ड्रग आपका एक्टिविटी नहीं दिखाएगा। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, नोसिया, वॉमिटिंग, देन यूरिनरी रिटेंशन, अब्डोमिनल पेन हो गया, ब्लड विजन, डिजीनेस, ड्राई नोज, ये सभी जो है ना हमारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सभी साइड इफेक्ट्स है गाइस। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस लिडोकेन। लिडोकेन भी एक हमारा सोडियम चैनल ब्लॉकर्स है। ये एक ड्रग है जिसे हम वेंट्रिकुलर एरिथमियास को ट्रीट करने के लिए देते हैं। अक्सर ये ड्रग जो है ना कॉमनली एम्प्लॉयड एज अ लोकल एनेस्थेटिक, इसको लोकल एनेस्थेटिक में इस्तेमाल किया जाता है लिडोकेन, बट इसका एक्शन वेंट्रिकुलर एरिथमियास में भी दिया जाता है। ये हमारा है लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड। ओके, जिस पर एक बेंजीन रिंग पर आपको CH3 दिखा होगा और एक चेन दिखा होगा जिसमें आप NC डबल बॉन्ड O ये सभी कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा होगा। देन मैक्सिलिटिडिन हाइड्रोक्लोराइड, गाइस मैक्सिलिटिडिन हाइड्रोक्लोराइड ये भी एक लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है। ओके, जो प्रोसेस करता है चंद एक्टिविटीज़ एंटी एरिथमिक के। ओके, इसलिए हमें इसे एंटी एरिथमिक में भी इस्तेमाल करते हैं गाइस। ठीक है, स्ट्रक्चर्स को आप रिजम्बल करना है, सेम स्ट्रक्चर है। ठीक है, इधर भी आपको बेंजीन के साथ CH3 है, बस ये आपको चेंज करना गाइस। देन टोकाडाइन हाइड्रोक्लोराइड भी एक तरह का एक लिडोकिंग एग्जिबिटिंग क्लास है गाइस। मतलब इसका भी इफेक्ट लोकल एनेस्थीसिया मतलब एनेस्थीसिया के तरह ही इस्तेमाल करा जाता है, लेकिन इसके चंद एक्टिविटीज़ अरिथमिया के को लिंक करते हैं, मतलब ये अरिथमिया को ट्रीट करते हैं, इसलिए इन्हें इधर रखा गया है। यह है हमारा मॉलिकुलर फार्मूला, मतलब मॉलिकुलर स्ट्रक्चर किसका, टोकाडाइन हाइड्रोक्लोराइड का। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त फिनिटोइन ये एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है जो एपिलेप्सी में दिया जाता है। क्लियर, और इसके चंद एक्टिविटीज़ ऐसे है कि ये ड्रग जो है ना आपको एंटी अरिथमिया मतलब अरिथमिक कंडीशन को ठीक करने के लिए भी ये ड्रग दिया जाता है, जिसमें आपको एक बेंजीन 2 बेंजीन रिंग लगाना है और एक ऐसा आटम मतलब NH और NHO और OH, मतलब आपको प्रैक्टिस करना है गाइस। प्रैक्टिस करके आपको डेफिनेटली जो है ना आप आराम से इसको प्रैक्टिस करेंगे और आराम से आपको मार्क्स मिल जाएंगे, उस घबराने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट क्लास 2 बीटा ब्लॉकर्स। क्लास 2 बीटा ब्लॉकर्स अगर हम उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये करते क्या है गाइस, ये सिंपल ब्लॉक कर देते हैं बीटा आड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को। ओके, जो प्रेजेंट रहता है नोडल सेल्स पर, मतलब SA और EV नोड के ऊपर ये जाकर ब्लॉक कर देते हैं, मतलब एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं। अगर वो ब्लॉक हो गए तो क्या होगा, सप्रेस हो जाएगा, मतलब पेस मेकर डिक्रीज हो जाएगा। अगर पेस मेकर की एक्टिविटी कम हो गई तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, टेकीकार्डिया कंडीशन को हम सप्रेस कर देंगे। इन अदर वर्ड्स दीज ड्रग्स कंट्रोल अरिथमियास प्रोवोक्ड बाय द सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन और बाय सर्कुलेशन। दीज ड्रग्स आर कंसिडर्ड टू बी मोर सेफ देन एनी अदर क्लास ऑफ द एरिथमिक ड्रग्स। ठीक है, अगर बीटा ब्लॉकर्स की अगर हम बात करें वो है सोटोलॉल, ये एक नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है गाइस। ओके, देन इसका हम स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें तो ये देखिए ये स्ट्रक्चर्स है बीटा ब्लॉकर्स का, जिस पर एक बेंजीन रिंग है। आपको जस्ट सिंप्लीफाई करके और आपको जो है ना मिला के पढ़ना है। ओके, सिंप्लीफाई करके और जोड़ के आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स देख के आपको जो है ना क्लासीफाई करना है। नेक्स्ट क्लास 3 पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स गाइस, इसके नाम ही कह रहा है इसका मैकेनिज्म, इट विल ब्लॉक द पोटेशियम। अगर पोटेशियम चैनल का ब्लॉक हो गया तो क्या होगा गाइस, पोटेशियम ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा, ब्रेडिकार्डिया कंडीशन को हम रोक पाएंगे। अमायोडेरोन ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी अरिथमिक ड्रग्स है फॉर ट्रीटिंग मोस्ट डेडफुल वेंट्रिकुलर अरिथमियास। ओके, जो वेंट्रिकुलर अरिथमियास को ट्रीट करने के लिए अमायोडेरोन एक ड्रग ऑफ चॉइस है, एक मोस्ट प्रिफर्ड ड्रग है गाइस। कौन सा, ये अमायोडेरोन। ये स्ट्रक्चर्स है अमायोडेरोन का, वो स्ट्रक्चर्स को प्रैक्टिस कर लेना गाइस। यस, ये हो गए हमारे पूरे के पूरे एंटी अरिथमिक ड्रग्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के बारे में आपको पता ही है, आप मतलब 2-3 स्ट्रक्चर्स लिख दो। वेरापेमिल का स्ट्रक्चर्स आप लिख सकते हो, अम्लोडेपिन का स्ट्रक्चर्स आप लिख सकते हो। वो क्या करते हैं, वो कैल्शियम को ब्लॉक कर देते हैं। अगर कैल्शियम ब्लॉक हो गया तो डीपोलराइजेशन नहीं होगा, मतलब डीपोलराइजेशन कम होगा, आप इस तरह से कह सकते हो। तो गाइज़ आपको चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें। अगर हमारी टीचिंग
मेथडोलॉजी, टीचिंग मेथड अगर आपको पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसलिए सब्सक्राइब मत करें क्योंकि मैं कह रहा हूँ, अगर समझ में आया तो तभी आप सब्सक्राइब करें, अगर समझ में नहीं आया तो सब्सक्राइब ना करें, और लाइक भी ना करें अगर आपको समझ में नहीं आया। तो आता है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। और नोट्स जो है ना, डिस्क्रिप्शन में आपको ये पार्ट के, मतलब जो मैंने किया है, दैट इज़ एंटी अरिथमिया के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप नोट्स को डाउनलोड कर ले। यूनिट 1 और यूनिट 2 आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। यूनिट 1 MC2 का और यूनिट 2 MC2 का आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू।